तो प्यारे बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक है कन्फर्मेशन, जो कि अपने आप में बड़ा ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। पुरानी बुक्स में इसको आइसोमेरिज्म के अंदर इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब नया जमाना है तो नई बातें होंगी। अब कॉन्फर्मेशन का आइसोमेरिज्म से डिवोर्स हो चुका है। अब हम इसको सेपरेट स्टडी करते हैं। और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये एल्केन की एक प्रॉपर्टी होती है, कन्फर्मेशन। देखिए, आप लोगों के लिए इस बार मैं एक छोटा सा मॉडल भी बनाकर लाया हूं, जिसके जिसके सहायता से मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं। देखिए, कन्फर्मेशन में होता क्या है कि एल्केन में बेसिकली होता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि यहां पर इसका sp3 और इसका sp3 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो सिलिंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर। और सिग्मा बॉन्ड में आप जानते हैं कि अगर हम एक एटम को अगर हम फिक्स रखें और दूसरे एटम को रोटेट करें, तो आप देखेंगे कि रोटेशन अलाउ होता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि मैंने एक एटम को फिक्स रखा, इस एटम को मैंने फिक्स रखा और दूसरे एटम को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेशन इस बॉन्ड के अराउंड कहीं ना कहीं हमें रोटेशन नजर आ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैप है हाइड्रोजन एटम का, देखिए वैसे ये मॉलिक्यूल का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप पेपर पे इसको ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरह से एल्केन बनाते हैं। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन फ्रंट कार्बन है और कौन रियर कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की। तो हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है अपनी कॉपी में। आप अपनी कॉपी में मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करोगे कि उस मॉलिक्यूल को आप देख तो रहे होंगे 2D में, लेकिन इंफॉर्मेशन वो वैसे ही देगा जैसे कि 3D में देता है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए क्लास बैठी हुई है, क्लास में कुछ रोज बनी हुई है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ एंड। हमने उस क्लास की एक फोटोग्राफ खींच लेते हैं। अब उस क्लास का जो ये व्यू मुझे नजर आ रहा है वो तो 3 डायमेंशनल व्यू है, लेकिन क्लास की जो फोटोग्राफ होगी वो तो 2D होगी। लेकिन वो जो 2 डायमेंशनल फोटो है वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मुझे वही देगी जो इस समय मुझे 3D व्यू से मिल रही है, कि कौन सा बच्चा किस रो में बैठा है, उसके लेफ्ट राइट में कौन है, उसके आगे पीछे कौन है। जो भी इंफॉर्मेशन उस समय मुझे 3D व्यू से मिल रही है, वही इंफॉर्मेशन मुझे उस पिक्चर की 2D से मिलेगी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं। 3D को 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन 3D वाली ले रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें 3D में मिलती है वही। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये दो तरीके से की जा सकती है, मैं आता हूं उस पर। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता क्या है कि इथेन का एक मॉलिक्यूल हमने लिया। इसमें एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और उस सिग्मा बॉन्ड में अगर हम एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करें, तो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन की स्पेस में अलग अलग तरह की अरेंजमेंट से मॉलिक्यूल्स की लगातार एनर्जी में वेरिएशन आता है। लगातार मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसमें वेरिएशन आता है, वो अलग अलग आइसोमर्स बनाता है। उन आइसोमर्स को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, फिनोमिना को बोलते हैं कन्फर्मेशन, या उन आइसोमर को हम रोटामर्स भी कहते हैं या कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। एंड फिनोमिना इज नोन एज कन्फर्मेशन। नहीं सर, कुछ नहीं समझ में आया। देखिए, इसको मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं कि ये ब्लू कलर मेरे लिए कार्बन का एटम है, ये ब्लू कलर मेरे लिए कार्बन का एटम है। कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, 3 तो ये व्हाइट कलर के हाइड्रोजन हो गए, और एक ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब ये दूसरा कार्बन है, इसने भी कसम खाई है कि मैं भी 4 बॉन्ड ही बनाऊंगा, तो 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए, एक अपने पड़ोसी कार्बन के साथ बना लिया। ये इस मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं,
बीइंग एन ऑब्जर्वर, ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन है क्योंकि ये मुझसे मेरे पास है और ये मुझसे दूर है, तो फ्रंट और रियर। आप लोगों के रेस्पेक्ट में ये फ्रंट हो सकता है, जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होंगे उनके लिए ये फ्रंट है, ये रियर है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये फ्रंट है, ये रियर। चलिए एक बात क्लियर होगी। अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे व्यू करूं एग्जैक्टली बैक टू बैक, मैं एक काम करता हूं थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि व्हाइट कलर थोड़ा कम व्यू होता है, एक क्या करते हैं रेड ले लेते हैं, लेकिन इस रेड को भी आप हाइड्रोजन मान के चलिएगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन ये मेरे फ्रंट में है, 3 हाइड्रोजन ये मेरे मुझसे रियर साइड में है। तो अभी अगर मैं इस व्हाइट को देखूंगा तो मुझे रेड नजर नहीं आएगा, आप लोगों को रेड नजर आएगा, तो जो बिल्कुल यहां से व्यू करेगा उसको व्हाइट नजर नहीं आएगा। क्या हुआ, इन 3 हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली ये 3 हाइड्रोजन छुप गए, एक्लिप्स हो गए। लेकिन अगर मैं कार्बन को रोटेट कर दूं, कीपिंग वन ऑफ द कार्बन एट फिक्स पोजीशन, ट्राई टू रोटेट अनदर कार्बन अराउंड दिस सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउ होता है, तो यहां से बॉन्ड को रोटेट किया, आहा, अब ये कार्बन सॉरी ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से दूर है, अभी पास है, अभी ये बहुत पास है, एग्जैक्टली बैक टू बैक है, अब थोड़ा दूर 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 दूर, अब ये मैक्सिमम दूरी पे चला गया। देखो आपको बिल्कुल 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, एकदम दूर दूर फैले हुए नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड। अब मैं इस व्हाइट और इस रेड के रिस्पेक्ट में अगर बात करता हूं तो ये एग्जैक्टली बैक टू बैक छुप गए, एक्लिप्स हो गए। 2 हाइड्रोजन के बीच में इस समय गैप बहुत कम है। इथेन मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है ना 2 हाइड्रोजन के बीच का, ये लगभग लगभग इस सिचुएशन में होता है लगभग 229 पिकोमीटर का, 229 पिकोमीटर के आसपास का ये गैप है, जब 2 हाइड्रोजन बिल्कुल बैक टू बैक छुप गए हैं। लेकिन अगर हम एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाएं तो अब ये बिल्कुल दूर चला गया, अब ये हो गया स्टैगर्ड, यानी जितना दूर जा सकते थे चले गए। इसमें लगभग 331 पिकोमीटर के आसपास का डिफरेंस वो आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। मैं इन 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर अभी एक्लिप्स था, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इस सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बाकी इन तीन के पीछे छुप गए हैं, तो इन तीनों का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इन तीनों का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, वो लेस स्टेबल जोन में चला जाता है। वो चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल करूं तो उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन दूर 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 मैक्सिमम दूर चला गया, रिपल्शन कम हो गई, रिपल्शन कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो गई, पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम। लेकिन अगर इसको और रोटेट करेंगे तो क्या ये हाइड्रोजन जो इससे भी दूर है वो इसको पास आने देगा? जरूर नहीं आने देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करते जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है और ये फिर से एक्लिप्स बन गया। घुमा देंगे फिर स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, ये लगातार स्टैगर्ड एक्लिप्स का गेम चलता रहता है, जिससे कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो लगातार वेरी करती रहती है। इन मोनोमर्स को हम बोलते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन से बन रहे हैं, इनको हम कॉन्फॉर्मर फिनोमिना को कन्फर्मेशन कहते हैं। चलिए इसको अभी हम क्लियर करते हैं। पहले एक बार जरा प्रोजेक्शन को समझ लें तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। प्रोजेक्शन का मतलब है कि मैं किसी मॉलिक्यूल के 3D को 2D में रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वही मिलेगी जो 3D में होती है। 2 तरीके होते हैं, नंबर 1 इज न्यूमैन एंड नंबर 2 इज सोहर्स। न्यूमैन एंड सोहर्स, देखो न्यूमैन थोड़ा कन्वीनियंट होता है। सपोज कीजिए ये मेरा फ्रंट कार्बन है और ये फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, ये फ्रंट कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन, ये मेरा रियर कार्बन हो गया, ये मेरा रियर कार्बन हो गया। ये रियर कार्बन के 3 हाइड्रोजन हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर दिखाए गए हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। मैं क्या करता हूं, सर्कल को घुमाता हूं, रियर कार्बन को रोटेट करता हूं 60 डिग्री पे, खटा, ये हाइड्रोजन इसके बैक में आ जाएगा। देखिए फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन हो गए, ये रियर कार्बन। अब अगर मैं इसको 60 डिग्री में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो ये इसके बैक में, ये इसके बैक में, ये इसके बैक में, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स।
एक्लिप्स। हाँ, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में जो भी कुछ बनेगा उसको हम बोलते हैं स्क्यू, SKEW, लाइक दिस। ये हो गए हमारे फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन, ये रियर कार्बन, और यहां पर हम अगर कुछ भी पोजीशन दिखा देते हैं अदर देन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, दिस इज कॉल्ड स्क्यू, SKEW। देखो यहां पर गैप आपको नजर आ रहा है कि बहुत दूर दूर है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बहुत दूर दूर है, यहां एकदम बैक टू बैक है। बैक टू बैक होने से क्या होगा ना, डिस्टेंस बहुत कम हो गया। कितना डिस्टेंस मैंने बताया, लगभग 229 पिकोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, 331 पिकोमीटर का है। तो यहाँ गैप कम होने से रिपल्शन जबरदस्त होगी। रिपल्शन जबरदस्त होने से, रिपल्शन जबरदस्त होने से हाई एनर्जी होती है, किसकी, एक्लिप्स की। और यहां पर रिपल्शन मिनिमम होने से लो एनर्जी होती है, किसकी, स्टैगर्ड की। तो ये होता है हमारा लेस स्टेबल, और ये होता है हमारा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। लेकिन खैर अभी मैं इस पॉइंट में तो जा ही नहीं रहा हूं कि कौन मोर स्टेबल कौन लेस स्टेबल, जस्ट अभी तो समझाने की बात हो रही है। चलिए, और ये जो स्क्यू है, ये इनकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होगा, देन स्क्यू होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल हमारा एक्लिप्स होगा। ये जो तरीका होता है, दिस technique of representing 3D into 2D with the same information as revealed by 3D structure known as projection, and this is called Newman projection। नया आदमी तो नई तरीके से सोचेगा ना, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक है सो हॉर्स, घोड़े को देखो, ऐसा लगता है जैसे घोड़े को देख रहे हो। चलो देखते हैं क्या ड्रामा करता है ये। देखो ये भी एक तरीका होता है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि 3D से 2D में रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन वही देगा जो हमें 3D से मिलती थी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं इसमें, यार तू क्यों आ जाता है बार बार। देखिए, ये हो गए हमारे फ्रंट कार्बन, दिस इज फ्रंट कार्बन, और ये उसके 3 हाइड्रोजन। ये गया ऐसे रियर कार्बन, और ये रियर कार्बन के 3 हाइड्रोजन हो गए। रियर कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन हो गए ऐसे। इसको देखिए आप क्या करेंगे, ये मैंने y बनाया है तो एग्जैक्टली y के पीछे y बनाया। देखो जैसे ये y हुआ, इसके पीछे एग्जैक्टली ऐसा ही y बन गया, तो इसके पीछे ये छुप गया, इसके पीछे ये छुप गया, इसके पीछे ये छुप गया, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि उल्टा y और उल्टा y, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, तो ये बनता है हमारा एक्लिप्स फॉर्म। ये एक्लिप्स मैंने बनाया। एक्लिप्स हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये मैंने उल्टा y लिया और ये मैंने फिर से उल्टा y ले लिया, तो इसके बैक में ये आ जाता है, इसके बैक में ये, इसके बैक में ये, और इसके बैक में ये होता है हमारा एक्लिप्स। लेकिन एक तरीका और भी है, y और उल्टा y, या फिर उल्टा y उसके पीछे सीधा y, ये होती है हमारी स्टैगर्ड फॉर्म। ये दोनों तो हमारी एक्लिप्स है। अब मैं जरा स्टैगर्ड बनाता हूं, देखिए जरा। ओह नो, मजा नहीं आया। ये देखिए, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में ये है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये है स्टैगर्ड। ये मैंने सीधा y फिर इसके पीछे उल्टा y बनाया। ऐसा भी हो सकता था कि अपन पहले उल्टा y और फिर यहां पर सीधा y बना दें, स्टैगर्ड। देखो 4 तरीके हैं हमारे पास रिप्रेजेंट करने के, 4 तरीके। कैसे, y इसके पीछे सेम y, सीधा y सीधा y, उल्टा y उल्टा y, 2 ये हो गए एक्लिप्स में। अच्छा, सीधा y उल्टा y, उल्टा y सीधा y, ये 4 तरीके होते हैं सो हॉर्स में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के, जिसमें से 2 तरीके हमारे एक्लिप्स होते हैं, y के पीछे y, सीधा y उल्टा y, या 2 तरीके स्टैगर्ड में होंगे, सीधा y उल्टा y या उल्टा y सीधा y। ये आप समझ जाएगा, देखते आपको पता चल जाएगा। मेथड सेम है बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा
थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से देखिए, अब जरा, अब जैसे हम इथेन की बात करते हैं, देखिए इथेन में CH3, CH3, इस बॉन्ड को अगर हम रोटेट करें, मैं इस कार्बन को फिक्स करके इसको घुमाता हूं। पहले मैंने ये बनाया न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन, और ये 3 हाइड्रोजन हो गए। अब मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। फ्रंट कार्बन को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, और रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो बैक टू बैक हो गए ऐसे। तो ये हमारे लिए हो गया है स्टैगर्ड, और ये हो गया है हमारे लिए एक्लिप्स। तो ये लगातार एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन यार ये क्या ड्रामा लगा रखा है, इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे? अरे बाबा, बात सोचिए, जो स्टैगर्ड है यहां पर गैप ज्यादा हो गया, गैप अमंग द हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम, गैप अमंग द हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम। चलिए ठीक है, तो यहां पर गैप क्या हो गया? मिनिमम। यहां पर हो गई मिनिमम रिपल्शन, यहां पर हो गई मिनिमम रिपल्शन, और यहां हो गई मैक्सिमम रिपल्शन। जब रिपल्शन मिनिमम होती है तो एनर्जी मिनिमम होती है, एनर्जी मिनिमम, और यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। एनर्जी मिनिमम होने से ये हो जाता है मोर स्टेबल, और ये हो जाता है लेस स्टेबल। चलिए, अब देखो इस बॉन्ड को, एक्चुअली में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लगभग लगभग 12.55 किलो जूल पर मोल के आसपास चाहिए। 12.55 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। यानी इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी का बैरियर है ना, दैट इज 12.5 किलो जूल पर मोल, वो इतना ज्यादा नहीं है। ये रूम टेम्परेचर पे ही एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। अब एक बात देखिए, दुनिया का हर मॉलिक्यूल एक स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, तो हम भी इसको स्टेबल फॉर्म में बना देते हैं। अरे बाबा, गिर क्यों रहा है भाई? ये तो हाइड्रोजन टूटने को बेताब हो रहा है। चलिए, ये मैंने स्टैगर्ड फॉर्म में बना दिया। अभी क्या है, गैप हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम है, स्टेबल है। लेकिन क्या है कि इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए एनर्जी सराउंडिंग से इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो अब इनके बीच की जो रिपल्शन है वो ओवरकम की जा रही है। ये लाल हाइड्रोजन नहीं चाहता कि ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन इसके पास आए, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये चाहता ही नहीं कि इसको पास आए, लेकिन फिर भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, और इस रिपल्शन के अगेंस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कर रहा है, और ये आ गया एक्लिप्स में। यानी इन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी थी वो कम थी, सराउंडिंग से मिल गई, इसने एब्जॉर्ब किया और अपने आप को स्टैगर्ड से एक्लिप्स में लिया। एक्लिप्स में आने के बाद जब ये लेस स्टेबल हो गया, फिर से मम्मी पास जाना है, तो अब ये अपने आप को फिर से स्टेबल करना चाहता है, तो जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज कर देगा। अब ये फिर स्टैगर्ड में आ गया, स्टैगर्ड में आने के बाद ये फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्लिप्स। तो ये लगातार स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स में कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि जो एनर्जी बैरियर है ना वो काफी कम होता है। थोड़ा सा एनर्जी बैरियर होता है, आसानी से वो एनर्जी सराउंडिंग से मिल जाती है, एब्जॉर्ब होता है, रोटेट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेस में हाइड्रोजन एटम्स की जो आपस में अरेंजमेंट है वो बदलती है, एनर्जी वो बदलती है, जिससे कि नए नए रोटामर्स बनते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं, उनको हम कन्फर्मेशन का नाम दे देते हैं। अब डिपेंड करता है, हम डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ 60, 120, 180, 240, 240 थोड़ा लगता है पास हो गया है, थोड़ा दूर करता हूँ, 240 और 300 एंड सो ऑन, एंड दिस इज द एनर्जी। चलिए, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लेता हूं एक बार। देखिए, यहां पर सपोज कीजिए कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लेता हूं ये एनर्जी है, ये है एक्लिप्स फॉर्म की, हमने उसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो आ जाएगा कहां पर? यहां पर। अब वो आ गया स्टैगर्ड में। अब फर्दर 60 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, और अब वो आ जाएगा फिर से एक्लिप्स में। फर्दर 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो फिर से आ जाएगा एक्लिप्स से स्टैगर्ड में। फर्दर रोटेट करेंगे तो फर्दर ऐसे ऐसे ये चलता रहता है।
मतलब एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो ये जो बेसिकली एनर्जी का गैप है ना, ये जो एनर्जी का गैप होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन एनर्जी। कॉन्फर्मेशन एनर्जी, जो कि जो ये दो हाइड्रोजन एटम थे जो एक दूसरे के रिपल्शन को वैसे तो पास नहीं आना देना चाहते, लेकिन उनके बीच में जो रिपल्शन है वो थोड़ी कम है, टॉर्जनल स्ट्रेन कम है। ये जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो गैप है ना, ये जो एनर्जी बैरियर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो एनर्जी सराउंडिंग से मिल जाती है और उस टॉर्जनल स्ट्रेन को ओवरकम कर दिया जाता है और बॉन्ड, जो बॉन्ड रोटेट हो जाता है और मॉलिक्यूल एक्लिप्स से स्टैगर्ड में आ जाता है। यानी यहां पर जो टॉर्जनल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन एनर्जी। और ये जो टॉर्जनल स्ट्रेन है बेसिकली क्या है, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, फ्रंट और रियर कार्बन के, इनके बीच में जो ये रिपल्शन है यही टॉर्जनल स्ट्रेन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो छोटे छोटे एटम होते हैं तो वहां पर वो ज्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन के बदले थोड़े बल्की ग्रुप हो जाएं, थोड़े बड़े ग्रुप हो जाएं, मिथाइल, इथाइल, तो ज्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन होगी, वहां पर कंफर्मेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वो एनर्जी सराउंडिंग से ना भी मिले तो आपको फिर अपने देनी पड़ेगी, तब जाके वो बॉन्ड रोटेट होगा। तो ये सीन हुआ इथेन में। तो इथेन में एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, इस टाइप से कंफर्मेशन बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोपेन की तो चलो ये लो, अरे ये कौन सा ले लिया भाई। प्रोपेन की अगर हम बात करें, ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मान लो 1 और 2 के बीच में हम रोटेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेरे लिए ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, ये मेरे लिए रियर कार्बन हो गया, इसके 2 हाइड्रोजन हो गए और एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक ये मिथाइल हो गया। ये मैंने बनाया है स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टैगर्ड, अगर मुझे एक्लिप्स बनाना है तो ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया, ये मेरा रियर कार्बन हो गया, डिग 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 और डिग 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 डिग, ये हो गया एक्लिप्स। स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स एंड सो ऑन। ठीक है। अब जैसे कि अगर हमें इसको कंफर्मेशन बनाना है तो देखो 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे, ये हाइड्रोजन इसके पीछे, वो एक्लिप्स आ जाएगा, फिर स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स। तो यहां पर भी दो ही कन्फर्मर बन पा रहे हैं प्रोपेन में। प्रोपेन में भी इथेन के मुकाबले में दो कन्फर्मर ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, यहाँ का जो टॉर्जनल स्ट्रेन है, जो रिपल्शन होगा ना, वो प्रोपेन का इथेन से डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि यहां जो रिपल्शन है वो दो हाइड्रोजन के बीच में है, यहां जो रिपल्शन है वो मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो डेफिनेटली रिपल्शन भी ज्यादा ही होगी। तो ये हुआ टॉर्जनल स्ट्रेन। लेकिन जब बात की जाएगी ब्यूटेन की, देखो ब्यूटेन में हमारे दो केस बनते हैं कि हम रोटेशन 1 और 2 के बीच में कर रहे हैं या रोटेशन 2 और 3 के बीच में कर रहे हैं। अगर 1 और 2 के बीच में है तो देखो ये मेरे फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन, ये रियर कार्बन में 2 हाइड्रोजन और एक बड़ा ग्रुप आ गया इथाइल। इथाइल बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी प्रोपेन में बनाया वैसा ही ब्यूटेन में तो बन रहा है, सेम ही तो बन रहा है, बट उसमें मिथाइल था, यहाँ इथाइल ग्रुप आ गया। मिथाइल से बड़ा ग्रुप है इथाइल, तो वहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन और ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ जो रोटेशन है वो 1 और 2 के बीच में है, तो इट मींस अगर अपने को रोटेशन देखना है तो ब्यूटेन में वो जो टॉर्जनल स्ट्रेन, ब्यूटेन में जो टॉर्जनल स्ट्रेन आएगा वो प्रोपेन से ज्यादा होगा, प्रोपेन में कहीं ना कहीं इथेन से ज्यादा होगा। लेकिन अभी जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें दो ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो पाएंगे, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, वो है ब्यूटेन में। लेकिन अगर रोटेशन, चलो ये दो बना ही देता हूं, ये इसके बैक में, ये इसके बैक में और ये इसके बैक में, ये 60 डिग्री का हमारा डाइहेड्रल एंगल है, कितने डिग्री पे हम बॉन्ड को रोटेट करें। लेकिन अगर कहानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में रोटेशन से हो
तो क्या होगा? देखो एक बार इसको देखते हैं कैसे कैसे हम रोटेट कर पाएंगे। देखो ये मेरे लिए हो गया फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। ये मेरा रियर कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। अब हमने इसको 60 डिग्री घुमा दिया, मैं क्लॉकवाइज घुमाता चला जाता हूं। फ्रंट कार्बन को हम उसी पोजीशन पे रखेंगे, रियर कार्बन को अपन घुमाते जाएंगे तो मिथाइल आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फर्दर 60 डिग्री घुमा दीजिए, हाइड्रोजन 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 मिथाइल, फिर से मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस इज कंफर्मेशन थर्ड। चलिए फर्दर 60 डिग्री घुमा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल। आहा, मिथाइल चला गया इधर, पर छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। मैंने 60 डिग्री घुमाया, कन्फर्मेशन चेंज हो गया। झकास। देखिए फर्दर 60 डिग्री घुमा दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 5। फर्दर 60 डिग्री, तो आप देखेंगे मिथाइल के बैक में मिथाइल, हाइड्रोजन के बैक में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बैक में हाइड्रोजन। अब फर्दर 60 डिग्री घुमाऊंगा तो फिर से यही मॉलिक्यूल दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर हमें जैसे इथेन में हमें 2 कन्फर्मर मिले, प्रोपेन में हमें 2 कन्फर्मर मिले, ब्यूटेन में अगर बॉन्ड का रोटेशन 1 और 2 के बीच में था तो 2 कन्फर्मर मिले। लेकिन बार बार जो टॉर्जल स्ट्रिंग था वो बढ़ रहा था, यानी कन्फर्मेशन एनर्जी ज्यादा ज्यादा एनर्जी लगेगी ना उस रिपल्शन को ओवरकम करने में। यहां पर हमें 6 कन्फर्मर मिल रहे हैं। अब देखिए जिसमें से 3 तो है स्टैगर्ड और 3 है एक्लिप्स, टोटल हो गए 6। जब बल्कि ग्रुप एग्जैक्टली दूर दूर होते हैं, बल्कि ग्रुप जैसे यहां मिथाइल मिथाइल सबसे ज्यादा दूर है, तो ये जो स्टैगर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड बना। और ये वाला जो स्टैगर्ड है जिसमें बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं है, लेफ्ट राइट कहीं है, जैसे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हो गया और स्ट्रक्चर नंबर 5th हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल है, बस पोजीशन लेफ्ट और राइट का फर्क है, अदरवाइज दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की एनर्जी सेम है। ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन ये जो थर्ड स्टैगर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको बोला जाता है एंटी। और ये जो स्टैगर्ड है जो एंटी नहीं है, इसको बोलते हैं गौशे। गौशे गौशे गौशे, ठीक है, दिस इज गौशे। तो एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन गौशे। अब आ जाइए एक्लिप्स में। एक्लिप्स ये एक एक्लिप्स है, ये भी एक्लिप्स है, लेकिन ये क्या, बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप है, ये फुल्ली एक्लिप्स है। ये है हमारा एक्लिप्स, ये भी हमारा एक्लिप्स, लेकिन ये क्या है, दिस इज फुल्ली एक्लिप्स। ये फुल्ली एक्लिप्स है क्योंकि यहां बड़े ग्रुप के पीछे ही बड़ा ग्रुप है, तो ये बन गया फुल्ली एक्लिप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो देखो कितने एनर्जी लेवल बन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल तो एंटी है, एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंटी के बाद गोशे है, गोशे के बाद एक्लिप्स है, और एक्लिप्स के बाद फुल्ली एक्लिप्स है। तो यहाँ पे 4 तरह के एनर्जी लेवल होंगे जो फिर दोबारा पूरे 360 के बाद, क्योंकि 60 को मैंने 6 टाइम रोटेट किया, तो 360 के बाद फिर से वही एनर्जी प्रोफाइल कर्व रिपीट हो जाएगा। देखो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये ले बेटा, लाइन टेढ़ी तो नहीं हो गई, लग तो थोड़ी सी टेढ़ी रही है। चलिए जीरो ले लेते हैं इधर, 60, 120, 180, 240, 300, 360। इसके बाद देखिए फिर से नया आएगा। चलिए अब 4 एनर्जी लेवल बना लेते हैं हम, एक बना लेते हैं इधर, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा। चलिए ऐसे 4 एनर्जी लेवल बना लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया था, पहला हमने गोशे लिया,
जिसकी एनर्जी इसकी सबसे कम होगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, इसकी फिर इससे थोड़ी ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं गोशे से, तो यानी एनर्जी लेवल 2 है, एनर्जी लेवल 2 यानी कि कहीं यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पे था, 60 पे गोशे किस में गया, 60 से गोशे किस में जा रहा है, 60 के बाद गोशे चला गया एक्लिप्स में, यानी कि थर्ड में चला जाएगा, सेकंड से थर्ड में, यानी कि ये सेकंड है, तो यहां पर इसकी एनर्जी सेकंड से आ जाएगी थर्ड में, ठीक है। ये 60 डिग्री में गोशे से एक्लिप्स आ गया। अब इसके बाद एक्लिप्स से वो एंटी में चला जाएगा, एंटी का मतलब है जबरदस्त स्टेबल हो जाएगा फर्दर 60 डिग्री के बाद, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल वो यहां हो जाएगा इस एनर्जी लेवल पर आकर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर नंबर मैंने फर्स्ट लिया, ये मैंने सेकंड लिया, ये मुझे अब यहाँ पर थर्ड मिल गया है एंटी पोजीशन में, जिसकी एनर्जी मैंने सबसे मिनिमम दी है। ये गोशे था मेरा एनर्जी लेवल 2 था, ये एक्लिप्स है मेरा एनर्जी लेवल 3 है। अब यहाँ पर एंटी के बाद मैं फिर कहीं ना कहीं दोबारा एक्लिप्स पे आ गया हूं, जो कि मेरा थर्ड एनर्जी लेवल होगा, जो कि फिर से अपना थर्ड एनर्जी लेवल, यानी कि यहाँ 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 इस एंगल पे मैं थर्ड एनर्जी लेवल यानी यहाँ पर आऊंगा। हाँ, ये आ गया मेरे लिए स्ट्रक्चर नंबर 4। अब फिर से मैं जब 4 पे आ गया था, 4 के बाद मैं फिर से गोशे पे आ गया, गोशे का मतलब है मेरा फिर से सेकंड एनर्जी लेवल, गोशे का मतलब है फिर से सेकंड एनर्जी लेवल, यानी मुझे मिलेगा ये स्ट्रक्चर यहां इधर। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, ऐसे। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 5। और 5 के बाद फिर हमारी कहानी कहाँ आ गई है, फिर हमारी फुल्ली एक्लिप्स में, यानी बल्कि के पीछे बल्कि है तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल यहाँ पे कहीं जाता दिखेगा अगर मैंने सही बनाया तो, ये देखो, है ना, ये स्ट्रक्चर नंबर 6 आ गया। अब ये जो 6 है ये फिर से एनर्जी लेवल 1 पर आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में फिर से आ जाएगा, यानी एनर्जी लेवल 2 ए यहां से। अब ये प्रोफाइल फिर से रिपीट 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 होता है, यानी इसमें 4 तरह का एनर्जी लेवल आ रहा है और इस तरह की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो ब्यूटेन में आपको, ब्यूटेन में इस तरह के 4 कन्फर्मर मिल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस रिपल्शन मोड में है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए अपने को रिप्रेजेंट करना है, भाई इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए तो हम माने, आप तो बस ऐसे ही टाइम पास करो, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ न्यूमैन और सो ऑन। तो देखो, एक को फ्रंट मान लो, एक को रियर मान लो, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने फ्रंट लिया, ये इसके 2 हाइड्रोजन हो गए और एक इसका क्लोरीन हो गया। ये रियर कार्बन हो गया, 2 इसके हाइड्रोजन हो गए और एक इसका ब्रोमीन हो गया। अब इसको आप 60 डिग्री पे रोटेट करते जाइए, आपको इसमें स्टैगर्ड एक्लिप्स मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें खास बात होती है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH, ये मैंने क्या दिखाया, ये मेरा स्टैगर्ड है और स्टैगर्ड में एक गोशे है, OH HH, ये भी हमारा स्टैगर्ड है लेकिन स्टैगर्ड में एंटी पोजीशन पर है, HH OH OH HH, ये हमारा एक्लिप्स हो गया और ये हमारा फुल्ली एक्लिप्स आ जाएगा अगर हम इसके बैक में ही इसको ले लेते हैं। ये हमारा फुल्ली एक्लिप्स। अब बात आती है इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या गोशे है क्या एंटी है। वैसे इन दोनों को तो रूल आउट कर दो क्योंकि तो एक्लिप्स है, स्टैगर्ड फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो जनरली देखते क्या है कि एंटी फॉर्म, स्टैगर्ड में जो एंटी फॉर्म होती है वो गोशे से ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो गॉसियन फॉर्म होती है, इट इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो जनरली तो एंटी होती है, बट इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में जो गॉसियन फॉर्म है, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो गॉसियन फॉर्म होती है, इट इज मोर स्टेबल देन दिस वन। So this is about conformation in alkane and the projection, Newman projection and Sauer projection, how to represent 3D into 2D with the same information as given in या as 3D structure reveal। तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर हुआ। वैसे कंफर्मेशन का साइक्लोहेक्सेन में भी होता है, बट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में लेना उसको ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए अगर कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो ही बनाएं तो बेटर रहेगा। तो होप एल्केन इज ओवर। एल्केन की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आइसोमराइजेशन, दैट इज कंफर्मेशन, इसको हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और अब आप इसको पढ़ के आबाद हो जाइए। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।